नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें या फिर गूगल क्रोम पर सर्च करें www.nvclasses.blogspot.com। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख राजवंश रहा था। इस वंश की खासियत ये रही थी कि इस वंश ने मात्र 30 साल तक शासन किया, लेकिन इस 30 वर्ष के शासन में ही इसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया था। तो इस तरह से इस वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और यह सल्तनत युग का दूसरा प्रमुख राजवंश था। बच्चों, इस वंश में जो प्रमुख सुल्तान हुए उनकी संख्या कहने को तो 3 थी, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और भी सुल्तान बने थे, लेकिन उनका शासनकाल बहुत ही कम समय का रहा था। तो इस वंश के जो संस्थापक कर्ता प्रमुख सुल्तान थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासन 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा था। और इस वंश के दूसरे जो प्रमुख शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें इतिहास में क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है। और इनका शासन था 1296 से 1316 ईस्वी तक। और इस वंश के जो तीसरे प्रमुख शासक हुए वो थे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिनका शासन 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा था। तो इस तरह से ये 3 प्रमुख शासक इस वंश के जाने जाते हैं। लेकिन इस वंश की जो प्रमुख उपलब्धि थी वो ये थी कि इस वंश ने अपने युद्ध अभियान दक्षिण भारत तक किए थे, जो कि गुलाम वंश के द्वारा नहीं किए गए थे। तो इस तरह से इसके पहले जो शासक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासन 1290 से 1296 ईस्वी, यानी इन्होंने लगभग 6 वर्ष शासन किया था। और इनकी जो जन्म तिथि है वो है 14 अक्टूबर 1220, स्थान कलात, अफगानिस्तान। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1299, कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद। लेकिन इनकी मृत्यु कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। इसके बारे में हम जानेंगे आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सुल्तान बने थे ये कोई इनका वंशानुगत पद नहीं था कि पिता के बाद पुत्र को वो सत्ता मिल गई। इन्होंने कहने को तो अपने बाहुबल के द्वारा वो सत्ता हासिल की थी, लेकिन बाहुबल के साथ ही इन्होंने धोखा और विश्वासघात भी किया था। और वो इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके किया था। क्यूमर्स जो मात्र 3 वर्ष का था और इन्हें उसका संरक्षक बनाया गया था, लेकिन ये संरक्षक नहीं रहे बल्कि भक्षक बनकर अंतिम सुल्तान की हत्या करके इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ मान्य है और ऐसा ही कुछ इनके द्वारा किया गया। इन्होंने जो सत्ता धोखे व विश्वासघात से प्राप्त की थी वही इन्हें आगे चलकर प्राप्त हुआ अपने ही भतीजे व दामाद के द्वारा। जब ये बच्चों शासक बने थे तो कोई ये कम उम्र के नहीं थे, तब इनकी उम्र 70 साल की थी। तो इससे आप जान सकते हैं कि 70 साल की आयु में भी इनकी महत्वाकांक्षा और इनके समृद्धशाली या इनके शक्तिशाली होने में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो धोखा और विश्वासघात इन्होंने अपने सुल्तान के साथ किया वही इन्हें अपने भतीजे के द्वारा मिला। उस भतीजे के द्वारा जिसे इन्होंने बचपन से पाल पोस कर
बड़ा किया और आगे चलकर यही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने पत्नी के पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। इनका जो शासनकाल था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार इन्होंने लगभग 20 साल तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म था बच्चों वो बंगाल में हुआ था 1266 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जनवरी 1316 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनका जो वास्तविक नाम था वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। इनका जो वास्तविक नाम था वो था अली गुरशप और अली गुरशप आगे चलकर हिंदुस्तान की बादशाहत को संभालते हैं। इन्होंने जो सत्ता प्राप्त की थी ये इन्हें विरासत में नहीं मिली, जैसे इनके चाचा को भी विरासत में नहीं मिली थी। तो इन्होंने भी अपने चाचा के साथ धोखा व विश्वासघात किया और उनकी हत्या कर दी। इस तरह से इतिहास में इनकी जो शुरुआत हुई वो एक निर्दयी और क्रूर शासक के रूप में हुई। इनके लिए कहा जाता था कि ये किसी को नहीं बख्शते थे, यानी किसी पर किसी प्रकार की कोई दया या रहम इनकी डिक्शनरी में नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने अपने 20 वर्ष के शासनकाल में विभिन्न विजय तो हासिल की ही, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कई सुधार कार्य भी किए जो इनके शासनकाल को मजबूत बनाने के लिए जरूरी थे। तो इस तरह से जो इनकी शुरुआत रही, इन्होंने वो शुरुआत की सिक्कों के माध्यम से, क्योंकि ये जानते थे कि इतिहास कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहता है और इन्होंने अपने द्वारा जो सिक्के जारी करवाए उन सिक्कों में अपने आप को द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेखित करवाया। जैसे सिकंदर महान ने विजय हासिल की थी, वैसे ही ये भी विजय हासिल करना चाहते थे और उस विजय हासिल करने की चाहत में ये बहुत हद तक सफल भी रहे थे। बच्चों, इनका जो शासन क्षेत्र था वो कश्मीर और बंगाल को छोड़ दें तो बाकी समस्त भारतीय भूभाग पर इन्होंने अपने शासन को स्थापित कर लिया था अपने विजय अभियानों के द्वारा। तो इस तरह से सिर्फ कश्मीर और बंगाल के अलावा समस्त भारतीय भूभाग पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न सैन्य अभियान किए, क्योंकि शासन स्थापित करने के लिए आपको युद्ध तो करना ही होगा और ये युद्ध कहीं हार कहीं जीत के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये रही कि अधिकांश युद्ध इनके द्वारा जीते गए। तो इनके जो प्रमुख युद्ध अभियान थे उनमें से प्रमुख हैं गुजरात अभियान। गुजरात के जो बघेला राजपूत थे कर्णदेव, इन्होंने युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनकी धन संपत्ति तक को हासिल किया ही, बल्कि उनकी प्रजा के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तो इस तरह से इसने अपने युद्ध अभियान की जो शुरुआत की, उस अभियान की शुरुआत में गुजरात विजय भी प्रमुख विजय रही थी। और इनका जो दूसरा आक्रमण था वो था रणथंबोर अभियान। रणथंबोर पर 1301 ईस्वी में इन्होंने महान शासक हमीर देव को युद्ध में छल से हरा दिया, क्योंकि हमीर देव को ये आमने सामने के युद्ध में नहीं हरा सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि युद्ध में सब कुछ जायज है, जहाँ ताकत से सफलता ना मिले तो वहाँ कूटनीति या छल से सफलता हासिल की जाए। और अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा ही किया, लेकिन छल की नीति राजपूत शासक नहीं जानते थे और ना ही वो करना चाहते थे। लेकिन परिणाम हम सभी जानते हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान पर छल से विजय हासिल कर ली थी। इनका जो तीसरा मुख्य अभियान था
वो चित्तौड़ के खिलाफ था बच्चों। चित्तौड़ जो एक तरह से महान साम्राज्य, जिसके लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे वंशजों, ऐसे राजाओं ने शासन किया जिन्होंने अपने सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन उस चित्तौड़ अभियान में भी इन्होंने रावल रतन सिंह को युद्ध में हरा दिया था। चाहे छल बोले, बल या कूटनीति, कुछ भी, लेकिन उन्हें युद्ध में हरा ही दिया था। इस तरह से बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने युद्ध अभियान किए, उन युद्ध अभियानों में उसे धन संपदा, भूमि, ये सब तो मिले ही, लेकिन एक युद्ध अभियान में उसे एक ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जिस व्यक्ति ने राजनीति में उसका मुख्य रूप से साथ दिया। राजनीति ही नहीं बल्कि युद्ध अभियानों में भी उसका भरपूर साथ दिया। या कह सकते हैं आप कि अगर वो नहीं होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता। तो ये व्यक्ति था हिंदू धर्म से धर्मांतरित मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। 1000 दिनारी बच्चों इसका नाम इसलिए रखा गया कि ऐसा भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, क्योंकि उस समय मनुष्यों या मानवों की भी क्रय और विक्रय यानी खरीद और बेचने की प्रथा लागू थी। तो ऐसे में इंसानों को भी दासों के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। ऐसा ही दास था मलिक काफूर, जो आगे चलकर प्रमुख सेना नायक बनता है। और इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपने विजय अभियान सफलतापूर्वक किए। और बच्चों, मलिक काफूर ने दक्षिण के जो प्रमुख राज्य थे, देवगिरी, होयसल, पांडे, इन सभी राज्यों को युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया। कहा जाता है बच्चों कि जो पांडे के राजा थे, उन्होंने तो अपनी सोने की मूर्ति बेड़ियों में जकड़कर इसके समक्ष प्रस्तुत की, ताकि ये मान ले कि वो इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं और उनके राज्य को तहस नहस ना करें। लेकिन मलिक काफूर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने युद्ध में विजय हासिल तो की ही, लेकिन इसके साथ ही जो वैदिक धर्म की संस्कृति थी, जिसमें स्थापत्य कला, धर्म, इन सब को भी वो नष्ट करता गया। इसके अलावा अमीर खुसरो, जो कि उस समय के महान कवि थे, उन्होंने भी कहा है कि काफूर रामेश्वरम तक पहुंच गया था। हम सभी जानते हैं रामेश्वरम तमिलनाडु के अंतिम छोर में स्थित है। तो इस तरह से मलिक काफूर अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है और अपने युद्ध अभियानों के लिए भी। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत तक अपने विजय अभियान सफलतापूर्वक किए। बच्चों, अलाउद्दीन ने अपने विरोधियों पर नियंत्रण के लिए कई तरह के आदेश जारी किए, क्योंकि अगर कोई सत्ता पक्ष में राजा है या कोई भी हो, कोई जरूरी है कि सभी उसके अनुयायी होंगे, सभी उसका अच्छा चाहने वाले होंगे? नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र होते रहते हैं और ये तब भी प्रचलित थे और आज भी इनका चलन है। तो अलाउद्दीन ने जो अपने विरोधी थे उन पर नियंत्रण करने के लिए कई आदेश जारी किए, जिनमें सबसे प्रमुख आदेश जो था बच्चों, वो है कि अमीर वर्ग, इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और जो खालसा भूमि है उसे कृषि योग्य बनाई जाए। खालसा भूमि जिस पर राज्य का अधिकार होता था, उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किए और उसे कृषि योग्य बनाकर जो कर यानी राजस्व लिया जाता था उसमें भी इन्होंने वृद्धि कर दी। अमीरों की संपत्ति लेने के पीछे कारण यही था कि किसी व्यक्ति का जो गुरूर होता है
वो पद या संपत्ति के कारण ही होता है। पद तो ये छीन नहीं सकता था, तो इसने क्या किया, इसने उनकी अतिरिक्त और अधिक से अधिक संपत्ति को जब्त करना ही श्रेष्ठ समझा। इसके अलावा बच्चों, जो इसने अन्य कार्य किए उनमें प्रमुख रूप से दिल्ली में इसने मद्य निषेध लागू कर दिया। मद्य निषेध यानी मदिरा पान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलेगा तो उसके लिए बहुत ही कठोर दंड की व्यवस्था की गई। आज भी देखो बच्चों, हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मद्य निषेध की नीति लागू कर रखी है। मेरे हिसाब से ये कार्य इनका सबसे श्रेष्ठ कार्य था। फिर इन्होंने जो अपना दूसरा कार्य किया, यानी इनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका जो अगला कार्य था, जिसे हमने यहाँ नंबर 3 पे रखा है, वो था गुप्तचर प्रणाली का गठन। आप मान के चलिए बच्चों कि कोई सुल्तान या कोई राजा कोई भी हो, अगर उसकी गुप्तचर प्रणाली श्रेष्ठ होगी तो वो अपने आंतरिक व बाहरी दुश्मनों को अच्छे से पहचान सकेगा और उनका दमन कर सकेगा। इसलिए किसी भी राजा के लिए श्रेष्ठ गुप्तचर प्रणाली का होना बहुत ही जरूरी है। और इनका जो अगला कार्य था वो था अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। यानी जो अमीर लोग हैं ये समय समय पर समारोह या विवाह संबंध आदि स्थापित करते थे, तो ऐसे में ये एक जगह इकट्ठे होते और एक जगह इकट्ठा होने पर ये सुल्तान के विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र कर सकते थे। तो ऐसे में इसने इनके आपसी रिश्तेदारी, वैवाहिक संबंधों और समारोह, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह से इन्होंने अपने विरोधियों को शांत करने का या उनके खिलाफ जो कार्य किए थे उनके द्वारा उन्हें समूल रूप से नष्ट करने का प्रयास किया। बच्चों, अलाउद्दीन ने खलीफा के पद को महत्व दिया। ये जो खलीफा का पद है इस्लाम धर्म में एक प्रमुख पद के रूप में जाना जाता है। यानी जो ईश्वर है या मोहम्मद साहब, उनके बाद का जो प्रमुख स्थान है वो इन्होंने खलीफा को दिया है। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने भी इस पद का सम्मान किया और खलीफा को महत्व दिया। इसके साथ ही अलाउद्दीन ने एक उपाधि भी धारण की, जिसे यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इन उपाधियों के द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके अलावा इनके दरबारी कवि अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। बच्चों, क्या ये सारी उपाधियां सत्य हैं? लेकिन यहाँ हम अमीर खुसरो की मजबूरी भी समझेंगे कि वो इनका दरबारी कवि था, इनका वेतन भोगी कर्मचारी था। तो ऐसे में वो अपने सुल्तान की बुराई तो नहीं करेगा, तो उसने इनकी प्रशंसा में ही लिखा होगा। तो इस तरह से उसने इन विभिन्न उपाधियों के द्वारा इन्हें विभूषित किया। तो बच्चों, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जहां अपने विरोधियों का नाश किया, वहीं उसने और भी ऐसे कई कार्य किए जिससे उसकी सत्ता मजबूत बने। तो इसके अंतर्गत उसने सबसे पहले जो प्रशासनिक सुधार कार्य किए उनके बारे में हम जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग, डाक पद्धति, प्रांतीय प्रशासन, इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सुधार किए और इन सुधारों के द्वारा उसने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। तो ऐसे में उसने जो मुख्य विभाग बनाए उनकी जानकारी मैं यहाँ आपको दे रही हूँ। नंबर 1 है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत का जो कार्य होता था ये व्यापार पर नियंत्रण रखता था, यानी व्यापारी किसी प्रकार की कोई बेईमानी न करे। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का विभाग था वो था शाहना या दंडाधिकारी। इसके अंतर्गत
बाजार का दरोगा पद सृजित किया गया, जो बाजार की गतिविधियों पर निगरानी रखता था। और उस निगरानी के तहत अगर कोई व्यापारी गलत कार्य करते हुए या कुछ भी अगर जो व्यापार सम्मत नहीं है वो कार्य करता था तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था करता था। तीसरे नंबर पर है बच्चों मुहत्सिब। मुहत्सिब ये जन साधारण का रक्षक व नाप तोल का निरीक्षण करता होता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अगर कोई नाप तोल में बेईमानी कर देता था तो वो अच्छे से नप जाता था, यानी उसे मृत्यु दंड तक भी देने की व्यवस्था उसने कर रखी थी। आज भी अक्सर हम देखते हैं कि हम पूरी कीमत देने के बाद भी उस वस्तु को पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इसके अलावा उसने जो चौथा विभाग बनाया या चौथा पद सृजित किया वो था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर अधिकारी होता था। तो इस तरह से उसने बाजार और अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया। इसके अलावा उसने जो और अन्य आर्थिक सुधार कार्य किए उनके बारे में भी हम जानेंगे। बच्चों, आर्थिक सुधार के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना का गठन किया, क्योंकि उसे भी मंगोलों के आक्रमणों का सामना समय समय पर करना पड़ा और इन आक्रमणों से रक्षा करने के लिए उसे भी एक विशाल सेना गठित करनी पड़ी। अब जो इतनी विशाल सेना है, इसके रख रखाव में बहुत सारे धन की आवश्यकता है और इस धन को इस तरह से खर्च किया जाए कि वो अधिक भी खर्च ना हो और लोगों को हर चीज उचित कीमत पर मिल जाए। तो इसके लिए उसने कई आर्थिक सुधार किए। इन आर्थिक सुधारों में बच्चों उसने सबसे पहले जो कार्य किया वो किया उसने मोल भाव सुनिश्चित किए, यानी हर वस्तु की जो दर या कीमत थी वो उसने निश्चित कर दी। इसके अलावा अगर कोई व्यापारी कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करता हुआ मिल जाता था तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। तो उसने अपने नियम कायदे ऐसे बना दिए कि कोई जो निश्चित दर है उस दर से अधिक कीमत पर सामान नहीं बेचेगा और कोई भी कालाबाजारी या मुनाफाखोरी नहीं करेगा। इसके अलावा उसने दूसरा एक ऐसा विभाग बनाया जिसे सराय ए अदल के नाम से जाना गया। इस विभाग के अंतर्गत उसने स्थानीय और विदेशी व्यापारियों को एक बाजार दिया जहां पर विदेशी और स्थानीय वस्तुओं का क्रय और विक्रय यानी उन्हें खरीदा और बेचा जा सके, और इस तरह से उसने आयात और निर्यात को भी बढ़ावा दिया। तीसरा काम उसने बच्चों ये किया कि सैनिकों को अब तक इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, लेकिन इल्तुतमिश ने जो इक्ता व्यवस्था शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उसने सैनिकों को नगद वेतन यानी कैश पेमेंट देने की व्यवस्था शुरू की। लेकिन नगद वेतन भी कोई बहुत सारा नहीं होता था, ये नगद वेतन भी एक निश्चित मात्रा में दिया जाता था, लेकिन उसके सैनिकों को उस वेतन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रही, क्योंकि उसने बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो इस तरह से उसने इन क्षेत्रों में तो कार्य किए ही, इसके अलावा उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी विभिन्न कार्य किए, जिसका उदाहरण है 1303 ईस्वी में उसने दिल्ली में अलाई किले का निर्माण करवाया। अलाई किला जिसे कोश ए शीरी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 7 प्रमुख दरवाजे हैं और उस समय के अनुसार इसकी स्थापत्य कला श्रेष्ठ रही थी। इस तरह से बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक था जिसने सबसे पहले सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को शुरू किया, और तो और घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। लेकिन इन सब कार्यों के बाद भी, इन सब सुधारों के बाद भी
1316 ईस्वी में एक असाध्य रोग से उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। लेकिन इस उत्तराधिकार के संघर्ष में उसके प्रमुख सेनापति मलिक काफूर ने जीते जी ही उससे वसीयत लिखवा ली कि उसकी मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो होगा सिर्फ 5 से 6 वर्ष की उम्र का एक छोटा बच्चा, जो उसका सबसे छोटा पुत्र था, जिसे इतिहास में शिबा-उद-दीन उमर खान खिलजी के नाम से जाना जाता है। और जबकि क्या सिर्फ ये उसका छोटा सा बच्चा ये एक ही इकलौता वारिस था? नहीं बच्चों, उसके बड़े भाई भी थे। लेकिन मलिक काफूर ऐसा नहीं चाहता था कि अन्य राजकुमार सुल्तान बने। उसने शिबाउद्दीन को सुल्तान इसलिए बनवाया ताकि उसका संरक्षक बनकर वो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर सके। तो इस तरह से मलिक काफूर उसका संरक्षक बन गया। और जो ये सुल्तान था बहुत ही कम उम्र का था, मात्र 5 से 6 वर्ष, क्योंकि 1310 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1316 ईस्वी में इसे सुल्तान बना दिया गया, जो कि एक नाबालिग बच्चा था। और मलिक काफूर इसका संरक्षक बनकर सत्ता का सुख भोग रहा था। लेकिन ये सारी चीजें अधिक समय तक नहीं चली और इस छोटे से सुल्तान को एक और अन्य नाम से जाना जाता था। वो नाम था शहाबुद्दीन उमर। बच्चों, शहाबुद्दीन उमर को उसके ही बड़े भाई कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की साजिशों का शिकार होना पड़ा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, इन्होंने मलिक काफूर की हत्या करवा दी, क्योंकि इनकी राह का रोड़ा मलिक काफूर ही बन रहा था। और जब इन्होंने मलिक काफूर की हत्या करवा दी तो सुल्तान का संरक्षक इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। इन्होंने जल्दी ही अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, क्योंकि अन्य सरदार या जनता कहीं इनके खिलाफ न हो जाए। इन्होंने भी धीरे धीरे षड्यंत्र किया और संरक्षक बनकर क्या ये संरक्षक रहे? नहीं। जिस तरह से इनके पूर्ववर्ती शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 3 वर्ष के क्यूमर्स की हत्या कर दी, उसी तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने भी अपने छोटे भाई की हत्या करवा दी। पहले उसे कैद करवाया, उसकी आंखें निकलवाई और बाद में उसकी हत्या करवा दी। और इस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बने, जिनका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा। शासन तो इनका बच्चों बहुत कम समय तक रहा, लेकिन शासक बनते ही इन्होंने जो कार्य किए वो हम सभी जानते हैं कि सत्ता इन्हें ऐसे ही नहीं मिली। इन्होंने इसके लिए अपने छोटे भाई की हत्या की थी। और इस हत्या करने के बाद जब ये सुल्तान बने तो इनके सुल्तान बनने का जो शासन काल था या जो अवधि थी वो थी 1316 से 1320 ईस्वी। मुश्किल से 4 वर्ष तक ये शासक रहे। बच्चों, कुतुबुद्दीन मुबारक सुल्तान तो बन गया, लेकिन सुल्तान बनने के साथ ही इसने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के सभी कठोर आदेश रद्द कर दिए और अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस्लामिक जगत में खलीफा का पद एक सम्मानीय पद होता था, लेकिन इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया और उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। अर्थात इसने इन सारे कार्यों के द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा। लेकिन श्रेष्ठ आप इन उपाधियों से थोड़ी बन सकते हो, उसके लिए हमें कार्य भी करने पड़ते हैं। लेकिन कार्यों के नाम पर ये नील बटा नील थे। अर्थात इन्होंने ऐसे कार्य किए जो एक सम्राट की छवि को धूमिल करते थे। इनके सरदार इनसे इतने शर्मिंदा हो जाते थे कि वो चाहते थे कि ये सत्ता से हट जाएं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों का जिस व्यक्ति ने फायदा उठाया वो इनका ही विश्वास पात्र वजीर था, जिसका नाम था खुसरो खां। और इस खुसरो खां ने ही
मौका मिलने पर इसकी हत्या कर दी और खिलजी शासन पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना, जिसका शासन था तो थोड़े ही समय के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप में एक उपलब्धि था। इसका शासन 15 अप्रैल 1320 से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक रहा था। बच्चों, इसने शासक या सुल्तान बनने के लिए अपने ही मालिक की हत्या कर दी थी, लेकिन सत्ता में या सत्ता को प्राप्त करने के लिए हत्या, विश्वासघात, धोखे ये सब जायज माने जाते थे और इस तरह से इसने अपने सुल्तान की हत्या करके सुल्तान का पद धारण किया। बच्चों, जो ये खुसरो खां था, ये पहले एक हिंदू था, लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम आक्रमण हुए थे और उन आक्रमणों में जो गुलाम बना लिए जाते थे, उनके धर्म परिवर्तित कर दिए जाते थे। तो ऐसा ही धर्म परिवर्तित यह मुसलमान था, लेकिन अब ये सुल्तान बन चुका था। ये चाहता तो अपना नाम परिवर्तित कर सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसकी शायद ये सोच रही होगी कि मैं अगर अपना यही नाम रखूंगा तो मैं सुल्तान बना रहूंगा, वरना उसी के सरदार उसका विरोध करेंगे। अब इसने सुल्तान बनने के बाद जो मुख्य कार्य किए वो ये किए कि अपने विरोधियों का समूल नाश किया और इसके तहत उसने खिलजी वंश के जितने भी वफादार सरदार थे उन सभी की हत्या करवा दी और अलाउद्दीन के जो शेष जीवित बेटे थे उन्हें पहले अंधा करवा दिया और फिर उनकी हत्या भी करवा दी। इस तरह से इसने अपने सभी विरोधियों का नाश कर दिया और ये उन समय और परिस्थितियों के अनुसार जायज भी था और सत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी भी था। लेकिन हर जगह ये अपने विरोधियों का समूल नाश करने में सफल रहा हो ऐसा नहीं रहा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोधी बच ही जाता है। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। दीपालपुर का जो राज्यपाल था जिसका नाम था गाजी मलिक तुगलक, गाजी मलिक तुगलक इसका घोर विरोधी था और वो नहीं चाहता था कि दिल्ली सल्तनत पर एक धर्मांतरित हिंदू राज्य करे, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले हिंदू था और बाद में मुस्लिम बना हो। तो ऐसे में इसने अपने साथी सरदारों को यह नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है और इसके तहत वो अपने सभी समकक्ष सरदारों को अपने तरफ करने में सफल रहा और उसने नासिरुद्दीन खुसरो शाह के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। और अब जब दोनों ही पक्षों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में गाजी मलिक विजयी हुआ और नासिरुद्दीन खुसरो मारा गया और इस तरह से खिलजी वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। ऐसा भी कहा जाता है बच्चों कि गाजी मलिक ने अपने सरदारों से कहा कि अगर खिलजी वंश का कोई भी चिराग बचा हो तो हम उसे सुल्तान बना सकते हैं, लेकिन खिलजी वंश का कोई वारिस नहीं बचा था। तो ऐसे में सरदारों ने गाजी मलिक से ही सुल्तान बनने के लिए कहा और गाजी मलिक ने इसे स्वीकार कर लिया और इस तरह से सल्तनत युग में एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना गया। बच्चों, आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।